कोरोना काल में तो ठंडे पड़े हुए थे, लेकिन अब एकाएक सक्रिय हो गए हैं, बाहर निकल रहे हैं, धरना दे रहे हैं, अरेस्ट हो रहे हैं। तो इसमें एक सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में डिक्टेटरशिप हो गई। उन्होंने कहा कि मोदी जी के राज में विपक्ष को प्रोटेस्ट करने का मौका नहीं मिल रहा, हम लोग निकलते हैं तो हमें लॉकअप कर दिया जाता है कि पूरे हिंदुस्तान को कश्मीर बनाया जाता है। देखिए, अब आप मुझे प्रेरित कर रहे हैं कि मैं कुछ राहुल पर बोलूं, राहुल गांधी जी पर बोलूं। वैसे मैं व्यक्तिगत किसी पर नहीं बोलता या इनके स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग पर नहीं बोलता, लेकिन ये जो इन्होंने रास्ते लिए हैं ना, ये 70s के डिकेड्स के रास्ते हैं, ये 80s के डिकेड्स के रास्ते हैं। आज दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, इसको बताने की जरूरत नहीं होती। इससे पूछ लेना ज़्यादा अक्लमंदी है, पब्लिक से पूछ लो तो दे नो कि कहाँ एक्टिंग हो रही है और कहाँ सच्चाई है, और वो सच्चाई के साथ खड़ी हो जाती है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए ये जिसको बोलते हैं कि सिंबोलिज्म, 15 मिनट के लिए चले गए, 2 फोटो शॉट्स ले लिए और प्रेस को दे दिया, ये ठीक है थोड़े दिनों के लिए। पॉलिटिकल पार्टी चलानी है उन्होंने, तो उन्होंने भी तो कुछ कार्यक्रम दिखाने हैं। इससे बदलाव नहीं आता है और इससे लोग मजबूत नहीं होते हैं, ये उनको समझना चाहिए। मैं अपनी पार्टी के साथ भी बहुत सख्त हूँ। मुझे जब लोग बोलते हैं कि मैंने ये प्रोग्राम किया है, तो मैं तुरंत बोलता हूँ अपलोड करो अपना फोटोग्राफ, साथ में आज की अखबार लगाओ और मुझे भेजो, आई वुड लाइक टू सी। मॉनिटरिंग करना हमारा काम है, चेकिंग करना हमारा काम है, धरती पर कितना काम हुआ उसको जानना हमारा काम है। किसी की कैपेसिटी 500 की और 5000 बोले कैसे चलेगा? पॉलिटिक्स नहीं चलती है, इट्स ए गेम ऑफ नंबर्स। सो वी हैव टू बी वेरी श्योर दैट ये धरना कितने का हुआ, यानी कितने पीपल पार्टिसिपेटेड, कितने लोग इसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट थे, कितने लोग इसमें पैसिव पार्टिसिपेंट थे, ये इशू कितना जा रहा है, ये कितना टच कर रहा है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन एजिटेशन वी आर डूइंग इट, और रियली पीपल स्टैंड बाय इट। ये सब चीज़ों को मूल्यांकन करना पड़ता है। और इन सब लोगों को जब मैं देखता हूँ, इनके इंटरव्यू सुनता हूँ, तो बोलता नहीं हूँ, लेकिन ध्यान में आ जाता है कि इनकी जानकारियाँ कितनी सीमित हैं। क्योंकि कुछ इश्यूज हैं जो इस वक्त एक साथ प्ले आउट कर रहे हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। एक ये किसानों का आंदोलन, आपने कहा कि आप झुकने वाले नहीं, लेकिन कुछ किसान हैं जो नाराज हैं। सवाल नंबर 1, नहीं, उनको हम संभालेंगे राहुल जी। मैंने फिर कहा, जो लोग वेल इंटेंशनड हैं उनको हम साथ लेकर के वापस आएंगे, जो लोग वेल इंटेंशनड हैं। हाँ, जिन्होंने राजनीतिक दृष्टि से ही काम करना है, उसमें मैं ईश्वर ये ज़रूर करूँगा कि उनके साथ जनता ना जाए, इसकी चिंता हम ज़रूर करेंगे, और ये पॉलिटिकल हमारा राइट है, हम करेंगे। सवाल नंबर 2, जो सरकार पे आरोप लगा वो कास्टिज्म का था, एक पर्टिकुलर कास्ट को फायदा पहुंचाने का, और खासतौर से ब्राह्मण समाज में उसको लेके आंदोलन हुआ। क्या आपको लगता है कि ये धारणा सही है, गलत है? अगर गलत है, किस विषय पर? ये ठाकुरवाद पे, मतलब कि यूपी की सरकार पे एक चार्ज लगा कि एक कास्ट विशेष को ज़्यादा फायदा मिलता है, बाकियों को नुकसान। कास्टिज्म, कोरोना काल में जो जॉब लॉस और इकोनॉमिक लॉस हुए, और ये फार्मर एजिटेशन, क्या आपको लगता है कि ये सारे जो इश्यूज हैं ये बिल्डअप होंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले? नहीं, देखिए, हमारे काम करने का तरीका मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इसलिए जब हम न्यूमेरिकली चीज़ों पर आते हैं, तो बेनिफिशियरीज को जब हम उठा करके देखते हैं, तो कास्ट वाला चार्ज भी जाता है, बाकी चार्जेस भी जाते हैं, और हम उसको बूथ में ट्रांसलेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो हम उसको बूथ पर इस विषय को हम ट्रांसलेट करेंगे। उनको ये सब एक हैंडी स्लोगन्स मिल जाते हैं जो थोड़ी देर के लिए चल जाते हैं, तो वो करेंगे, उनका काम है, वो करें। लेकिन उत्तर प्रदेश हो चाहे और भी प्रदेश हो, हम फैक्चुअली जब चीज़ों को हम ध्वस्त कर सकते हैं तो हम उसको ध्वस्त करेंगे भी, और ये चीज़ें टिकने वाली नहीं हैं। अध्यक्ष के काल में हमने ये देखा कि कई राज्यों में चीफ मिनिस्टर्स बदले। तो पहले तो कर्नाटक में बड़ा सवाल हो रहा था कि अगर आप चीफ मिनिस्टर बदलेंगे तो क्या होगा। आपने नए चीफ मिनिस्टर को आप लाए, वो चीफ मिनिस्टर आज आए भी थे, बोम्मई जी, उन्होंने सेटल इन भी हो गए और अपने काम पे भी लग गए। आपको उत्तर प्रदेश में ये उत्तराखंड में 2 दफ़ा आपको चीफ मिनिस्टर चेंज करना पड़ा, और अभी आपने गुजरात में भी किया, जहाँ पे एकाएक आप एक फर्स्ट टाइम एमएलए को आपने चीफ मिनिस्टर बनाया। तो ये जो आपकी
बीच रास्ते में चीफ मिनिस्टर बदलने की स्ट्रेटेजी है, इसके पीछे वजह क्या है और क्या कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर बदल कर पार्टी ये मान रही है कि पिछला जो चीफ मिनिस्टर है वो ठीक से काम नहीं कर रहा था, इसलिए आपको एंटी इनकम्बेंसी से डील करने के लिए कि झारखंड में जो हुआ वो दोबारा ना हो, कि हम ही एंटी इनकम्बेंसी से डील करके आपको चुनाव से पहले ही एक नया चेहरा दे दें? देखिए, ये फैसले आइसोलेशन में नहीं होते हैं और ये फैसले एक विषय को लेकर के नहीं होते हैं, इन टोटलिटी सोचने के बाद होते हैं। सारी चीज़ों का एक विचार करने के बाद ये सारी की सारी चीज़ों में होता है। एक उसमें प्रिंसिपल होता है, ओल्डर जनरेशन शुड गिव चांस टू द यंगर जनरेशन, एक ये उसका फैक्टर होता है। दूसरा ये होता है कि हम गोल पोस्ट के नज़दीक जो होता है उसको हम कई बार पास भी कर देते हैं कि वो गोल पोस्ट पर मार दे, ये भी उसका रीज़न हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें वेल थॉट प्रोसेस में होती हैं और ऑफ कोर्स इसमें कोई दो राय नहीं है कि पासिंग ओवर द बैटन इज दी बाय एंड लार्ज द रूल अडॉप्टेड बाय भारतीय जनता पार्टी। वी आर दी पार्टी हु हैज़ गॉट द यंगेस्ट कैबिनेट, वी आर द पार्टी हु हैज़ गॉट यंग चीफ मिनिस्टर्स, we are the party where the older generation always gives over to the younger generation.